जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगले आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की अहम जिम्मेदारी होगी। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मोदी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कब घोषित होगा, इस पर जल्दी ही फैसला किया जाएगा। पार्टी की संसदीय समिति की बैठक में इस पर फैसला होगा। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी अगले आम चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी को अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। बीजेपी 2014 के आम चुनाव के लिए मोदी को पार्टी की चुनाव समिति का अध्यक्ष भी घोषित कर सकती है। इसकी औपचारिक घोषणा इस साल के मार्च महीने की शुरुआत में हो सकती है। खबर यह भी है कि गुजरात चुनाव में हैट्रिक लगाने के बाद देश में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस पहल पर अपनी मोहर लगा दी है। वहीं खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी समिति की बैठक मार्च महीने में होगी। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इसको लेकर भी गहन चर्चा होने की संभावना है। समस्या यह भी है कि पार्टी के कई बड़े नेता अब तक खुलकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की वकालत कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परंपरा नहीं है और इसका फैसला संसदीय बोर्ड में ही होगा। पार्टी यह भी देख रही है कि एनडीए के घटक दल अभी से ही मोदी के नाम पर कहीं छिटक न जाएं। कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था के मद्देनजर संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु के शव को उनके परिवार वालों को नहीं दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार ने फैसला खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर लिया है। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का अंदेशा जताया गया है कि अफजल का शव सौंपा गया तो कश्मीर की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सरकार ने इस खुफिया रिपोर्ट के आधार पर अफजल का शव नहीं सौंपने का फैसला किया है। फांसी के बाद तिहाड़ जेल में दफनाए गए अफजल गुरु की पत्नी ने उसका शव सौंपने की मांग की थी। अफजल की पत्नी ने मांग की थी कि उसे शव सौंपा जाए ताकि उसे अफजल के गृह राज्य जम्मू कश्मीर में इस्लामी रीति रिवाज के तहत दफनाया जा सके। गौरतलब है कि अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी पर लटका दिया गया था। इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने भी डुबकी लगाई। यही नहीं, उन्होंने कई मंदिरों के दर्शन किए, साथ ही साथ उन्होंने साधु सन्यासियों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। स्पीकर मीरा कुमार इलाहाबाद आने के बाद पहले उन्होंने आराम किया, फिर कुंभ मेले पहुंची। यहाँ संगम पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और देर रात तक पूजा अर्चना करती रहीं। इस मौके पर परिवार के कुछ लोग भी उनके साथ थे। स्पीकर मीरा कुमार ने गंगा स्नान के बाद कई मंदिरों में जाकर माथा टेका और कुंभ मेले में आए साधु संतों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मेले के आयोजन की तारीफ करते हुए अफसरों को बधाई दी, तो साथ ही साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं भी दी। गंगा में फैले प्रदूषण पर अफसोस जताते उन्हें इस प्रदूषण मुक्त करने के लिए सबको साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी। स्पीकर मीरा कुमार ने कहा कि पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मां गंगा से संसद के बजट सत्र के शांतिपूर्वक बीतने और देश में लोकतंत्र कायम रहने की कामना की। पिछले दिनों हुए भगदड़ की वजह से स्पीकर मेले की भीड़ भारी सड़कों पर काफिले के साथ चलने के बजाय बाहर ही घूमती रहीं। दुनिया के इस सबसे बड़े मेला के आयोजन से जुड़े अधिकारियों की मीरा कुमार ने पीठ भी थपथपाई। साथ ही साथ उन्होंने गंगा प्रदूषण से जुड़े मामले को निपटने के लिए सबको एकजुट होने की नसीहत भी दी। इनका सबसे बड़ा काम है रोज सड़क के किनारे खड़े होकर आते जाते लड़कियों को छेड़ना, लेकिन इस बार यह बुरी तरह से फंसे हैं। कैंट थाना क्षेत्र में बीते दिनों 3 मंचलों ने भाई के साथ जा रही लड़कियों को छेड़खानी की और जब विरोध किया लड़कियों के भाई ने तो भाई को बुरी तरह से पिटाई किया। स्थानीय लोगों ने यह नजारा जब देखा तो इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आज जब इन तीनों शोधों को कोर्ट व जेल ले जाते समय महानगर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस ने इन तीनों मनचलों से क्या बर्ताव किया, यह खुद आप देख सकते हैं। तो कहने के लिए लोग कहते हैं कि मानवाधिकार का हनन है, लेकिन हथकड़ी लगी। कोर्ट ले जाते समय इन मनचलों को चौराहों और कॉलेजों के सामने जब उठक बैठक कराई जाए तो दूसरे मनचले इससे बाकी क्या सबक लेंगे, यह सोचने वाली बात है। हरिद्वार वन विभाग के डीएफओ को हटाए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज रानीपुर मोड़ पर धरना प्रदर्शन किया।
हरिद्वार डीएफओ हटाओ, वन विभाग की भूमि व हर पेड़ बचाओ बैनर तले इस धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में जमा हुए कांग्रेसियों ने डीएफओ हटाने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि हरिद्वार डीएफओ ने जिले भर में लाखों रुपए के पेड़ कटवाकर अवैध खनन करवाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर लिया है। उक्त अधिकारी 3 साल जिले में डटे हुए हैं। इसके कार्यकाल में हरिद्वार से बागों का सफाया हो गया। प्रदर्शनकारी लोगों ने उक्त अधिकारी की संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही मांग न माने जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। हरिद्वार डीएफओ को हटाए जाने की मांग तो की है, साथ ही हरिद्वार डीएफओ की संपत्ति की जांच की मांग भी की है। आगरा थाना एतमादुद्दौला में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की दबंगई देखने को मिली। उसने अपने पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे को अपने घर बुलाया और उसको 4 घंटे कमरे में बंधक बनाकर जमकर पीटा। आगरा में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ऐसी दबंगई देखने को मिली जिसने अपने पड़ोस के एक किशोर को सामान लाने के बहाने घर बुलाया और घर में 4 घंटे बंधक बना जमकर पीटा। फिलहाल पुलिसकर्मी को स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। जी हाँ, मामला है थाना एतमादुद्दौला इलाके के पावर हाउस कॉलोनी का, जिसमें कल ट्रैफिक पुलिसकर्मी दीपक गौतम ने अपने पड़ोस में रहने वाले दीपू को अपने घर बुलाया और उसे घर में बंधक बनाकर जमकर पीटा। परिजनों ने इसकी सूचना थाना एतमादुद्दौला को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दीपू को मुक्त कराया। जब आरोपी पुलिसकर्मी के घर पहुंचे तो उनको भी जमकर खरी खोटी सुनाई। इस पुलिसकर्मी का यह कोई पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी ये पुलिसकर्मी सुर्खियों में रहा है। फिर भी देखिए, इस पुलिसकर्मी को आज तक निलंबित नहीं किया गया। पूर्व में इसी थाने में ये हंगामा भी कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने इसके खिलाफ 342 और 323 में मुकदमा दर्ज कर पुलिसकर्मी दीपक गौतम को अब जेल भेजा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी दीपक गौतम के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी दीपक गौतम सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। फिलहाल पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर आरोपी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। बिहार में सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम संगठनों ने भले ही अपना विरोध शुरू करा हो, लेकिन बरेली में आज स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के अवसर पर बरेली कॉलेज में बड़ी धूमधाम के साथ सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों छात्रों ने सूर्य नमस्कार किया। बरेली कॉलेज में सूर्य नमस्कार करते ये हजारों छात्र आज बरेली कॉलेज में इकट्ठे हुए हैं। मौका है स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती का। इस अवसर पर बरेली के 93 स्कूलों के हजारों छात्रों ने कॉलेज ग्राउंड पर सूर्य नमस्कार किया और वंदे मातरम का गान किया। वहीं छात्रों ने स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने का भी संकल्प लिया। नैनीताल में हुई भारी बर्फबारी से शहर में चारों ओर तबाही मच गई। नैनीताल में हुई भारी बर्फबारी ने शहर में तबाही भी खुलकर मचाई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी से शहर के अलग अलग स्थानों पर 30 से अधिक विशाल पेड़ जड़ समेत उखड़कर धराशायी हो गए। कई इलाकों में पेड़ सीधे बिजली के तारों पर जा गिरे और तारें टूट गई। इससे शहर के अधिकांश क्षेत्रों में अभी तक बिजली बहाली नहीं हो सकी है। साथ ही पानी की पाइपलाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे लोगों को पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा पेड़ गिरने से शहर के कई रास्ते भी अभी तक बंद चल रहे हैं। शहर में बिजली पानी की बहाली होने में अभी 2 दिन और लग सकते हैं। हल्द्वानी में मित्र पुलिस की कई चौकियां अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। यूं तो आपने शहर में हो रहे अतिक्रमण पर पुलिस का डंडा चलते खूब देखा होगा, पर हकीकत ये भी है कि हल्द्वानी में मित्र पुलिस की कई चौकियां अवैध रूप से बनाई गई हैं। यही नहीं, चौकियों में पानी और बिजली के कनेक्शन तक अवैध हैं, जिसके चलते शहरवासी इस तरह के दोहरे कानून से काफी खफा हैं। लोगों का कहना है कि मित्र पुलिस कानून के नाम पर सिर्फ आम जनता को परेशान करती है। अब भला कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो आवाज उठना भी लाजमी है। हालांकि इस मामले में डीआईजी ने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिलाया है। डीआईजी संजय गुंजवाल की माने तो इस मामले में पुलिस हेडक्वार्टर से बात कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। विभागीय संवेदनहीनता के चलते रुद्रप्रयाग जिले के 1 दर्जन से अधिक गाँवों के लोग हर रोज जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगरासुर सिंधवानी पैदल झूला पुल की, जिसका निर्माण कार्य 5 वर्ष बाद भी पूरा न होने के कारण ग्रामीण जान हथेली पर रखकर ट्रॉली के सहारे अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
रुद्रप्रयाग से 8 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नगासू कस्बे को जोड़ने के लिए स्वीकृत नगासू सिंधवानी पहल पुल का निर्माण कार्य 5 सालों से अधर में लटका पड़ा है। वर्ष 2007-8 में नगासू सिंधवानी पहल पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इस पुल के बन जाने से तिलनापुर क्षेत्र के छिनका, डरोली, सिंधवानी, ककोड़ा खाल, इसाला सहित आदि गांवों के ग्रामीणों को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जाने के लिए गोचर होकर नहीं जाना पड़ता। ग्रामीणों का कहना है कि पुल न बनने के कारण उनके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो वे 5 किलोमीटर का लंबा फेरा लगाकर नगासू और अन्य जगहों पर जाएं या फिर नदी के ऊपर ट्राली में झूलते हुए जोखिम भरा सफर पूरा करें। लंबी दूरी से बचने के लिए रोजाना लोग इसी ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। यह ट्रॉली निर्माण विभाग ने अपने सामग्री को आर से पार ले जाने के लिए लगाई है। पुल का कार्य अधर में लटकने के कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्य सिंचाई की सुविधाओं के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। ट्रॉली के सारे स्कूल छात्र व ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन समस्या तब अधिक होती है जब किसी मरीज को राजमार्ग तक ले जाने के लिए किसी बड़ी ट्रॉली से होकर ले जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने विभाग और ठेकेदार पर भी कार्य की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं अधिकारियों की माने तो पुल का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन एक छोर पर हैंगिंग रॉक आने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। अब देखना यह है कि आखिर कब तक विभाग की नींद खुलती है या फिर कोई बड़ा हादसा होने के बाद विभाग जागेगा। एक युवती ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने लेटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह तो बच गई पर उसके दोनों पैर कट गए। युवती को मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मेरठ कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के बिस्तर पर पड़ी ये युवती अजीता जिला शामली के गांव भरची की रहने वाली है, जिसने शामली के रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जहां बागपत की तरफ से आई ट्रेन इसके दोनों पैर के ऊपर से उतरकर चली गई, जिसमें यह तो बच गई लेकिन इसके दोनों पैर कट गए। इसके बाद 2 पुलिस वालों ने इसे मेरठ लाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर वह भी मौके से रफू चक्कर हो गए। इस युवती की माने तो इसके गांव वाले इसके चरित्र के बारे में गलत बातें करते थे और इसके परिजनों को बेइज्जत करते थे, जो इससे देखा नहीं जाता था और इसके चलते इसने यह कदम उठाया। हालांकि इस घटना की सूचना युवती के परिवार वालों को दे दी गई थी, लेकिन उसको देखने के लिए ना तो उसका परिवार से कोई आया और ना ही गांव से। हाथरस की सादाबाद कोतवाली प्रभारी शिव कुमार शर्मा ने उस वक्त अपनी सरकारी रिवाल्वर से फायर कर दिया जब सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे कोतवाली भ्रमण पर आए हुए थे, जिससे स्कूली बच्चों में दहशत फैल गई। हाथरस के सादाबाद में कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर शिव कुमार शर्मा ने उस वक्त अपनी सरकारी रिवाल्वर से फायरिंग कर दी जब स्कूल के सैकड़ों बच्चे कोतवाली भ्रमण पर आए थे। इससे बच्चों में दहशत फैल गई और बच्चों ने डर से अपने कान बंद कर लिए, जबकि न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर फायरिंग नहीं की जा सकती। हालांकि हाथरस के अपर पुलिस अधीक्षक इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि इस दबंग इंस्पेक्टर के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों को सरकारें और प्रशासन जहां गंभीरता से ले रही हैं, वहीं गैंगरेप का एक फर्जी मामला भी सामने आया है। मामला गाजियाबाद के कविनगर थाने क्षेत्र का है। एक हफ्ते पहले दिल्ली के 2 कारोबारियों सहित 4 लोगों के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में युवती ने कारोबारियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। आरोपियों में 2 सगे भाइयों के नाम भी शामिल थे। जब कोर्ट में युवती के बयान दर्ज हुए और पुलिस ने पड़ताल की तो मामले में नया मोड़ आया और खुलासा हुआ कि दुष्कर्म का आरोप झूठा था। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस मामले में युवती के अलावा उसका एक पुरुष मित्र भी सामने आया है। पुलिस ने गैंगरेप का तथाकथित झूठा आरोप लगाने वाली महिला और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला को थाने से मुचलके पर छोड़ दिया गया है, जबकि उसके पुरुष साथी को जमानत मिल गई है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों को आसमान से निहारने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। अगर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कवायद रंग लाई तो वो दिन दूर नहीं जब सूबे में हवाई सफर आसान हो जाएगा। दरअसल राज्य के 3 हवाई अड्डे ATR से जुड़ने जा रहे हैं, जिनमें कुमाऊं में पंतनगर, पिथौरागढ़ और गढ़वाल में चिन्याली सोल शामिल है। ऐसा होने के बाद इन जगहों पर 70 सीट वाले जहाजों की लैंडिंग संभव होगी। इस कड़ी में पंतनगर में तो इसका रास्ता एकदम साफ हो गया है, जबकि केंद्रीय योजना आयोग ने पिथौरागढ़ और चिन्याली सोल के लिए भी हरी झंडी दे दी है। प्रमुख सचिव राकेश शर्मा का कहना है कि इससे न सिर्फ राज्य के अंदर एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि बाहर से हवाई जहाजों का आवागमन भी बढ़ जाएगा। वहीं सूबे के पूर्व पर्यटन मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि सूबे में हवाई यातायात बढ़ाने के लिए सरकार को निजी हवाई कंपनियों को आकर्षित करना होगा। उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की लगातार मांग उठती रही है।
क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार मुहैया कराने और आर्थिकी को मजबूत करने में पर्यटन क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है। लिहाजा एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना बख्ती जरूरत है। उत्तराखंड में वीआईपी लोगों की सुरक्षा सरकारी खजाने पर भारी पड़ती जा रही है, चाहे गनर हो या फिर लाल बत्ती। उत्तराखंड जैसे राज्य में स्टेटस सिंबल के रूप में लिए जाने लगे हैं। वही सरकार ने 12 सालों में वीआईपी और वीवीआईपी सुरक्षा के नाम पर करोड़ों खर्च कर स्वाहा कर दिए हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था तो सभी की जबान पर एक ही नारा था, गोदा जंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। लेकिन जैसे ही राज्य बना, नेताओं मंत्रियों की मानो ऐश ही हो आई। राज्य भले ही पहाड़ी हो, लेकिन प्रदेश में वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के शौक पूरे